तो फ्रेंड्स, आज टीजीपीटी पीजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। यह चित्रकला की उत्पत्ति आधुनिक में कैसे हुई और किन किन चित्रकारों का योगदान रहा है, कौन कौन शैलियों का मुख्यतः विकास हुआ है। आज हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास। भारत में प्रचलित परंपरागत कला शैलियों जैसे मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी के अवसान तथा भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय शासकों का पदच्युत भारतीय शासकों का स्थानांतरण करके उनके राज्यों का शासन सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन होता गया। राजाश्रय में पलने वाले चित्रकार जीविका हेतु भारत के अनेक क्षेत्रों में पलायन करने लगे, जैसे बंगाल के पटुआ कला, कालीघाट के पटचित्र, उड़ीसा के पटचित्र, तंजौर शैली के चित्र। इसमें चित्रों को बनाने का वर्णन है। समकालीन कला आधुनिक कला का अनुसरण करती है, जो 1970 ईस्वी के दशक में अब तक चल रही है। स्थानीय शैलियाँ थी। स्थानीय चित्रकारों ने अपनी समझ के अनुसार पश्चिमी कला के मिश्रण से एक नवीन कला शैली का सूत्रपात किया जिसे कंपनी शैली कहा गया। इन चित्रकारों पर अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। इस विधा में भारत के प्रथम भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा का यह प्रयास चित्रकला में नवीन युग की शुरुआत का सूचक था। भारतीय कला के इतिहास में आधुनिक शब्द का प्रयोग 1880 की कला और राजा रवि वर्मा की निजी शैली के सर्वप्रथम प्रयोग से किया जाने लगा। कंपनी शैली तथा फोटोग्राफी तकनीक से भारतीय कला के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ। यद्यपि अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके सहयोगियों ने कंपनी शैली के विरुद्ध परंपरागत भारतीय कला शैली के नवीन कला आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसे हम बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है। आधुनिक कला उस कला को संदर्भित करती है जो 1880 के दशक में शुरू हुई थी, जिस पर यूरोपीय कला शैली का प्रभाव था, जबकि समकालीन कला में अभी भी कलाकारों के काम करने और कलाकृतियों के लिए है। नाथ द्वार के पटचित्र, कांच पर चित्रण आदि। भारत में कुछ पश्चिमी चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा ब्रिटिश अधिकारियों के साथ आए थे। कुछ अन्य चित्रकार भारत की समृद्धि की ख्याति सुनकर विदेशी व्यापारियों की भांति भारत में अपना भाग्य आजमाने आए थे। 1850 ईस्वी के लगभग यूरोपीय शासकों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे भारत में यूरोपियों द्वारा अनेक कला प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। इसमें मुख्यतः है आपके केंद्र मद्रास कला विद्यालय, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के राज्य में है, 1850 में खोला गया था। कलकत्ता कला विद्यालय, जो वेस्ट बंगाल में है, 1854 में खोला गया था। बम्बई कला विद्यालय, जो महाराष्ट्र में है, 1857 में खोला गया था। जयपुर कला विद्यालय, जो राजस्थान में 1857 में खोला गया था। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट 1875, जो पाकिस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान एरिया में आता है, 1875 में खोला गया था लाहौर में। लखनऊ कला विद्यालय, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 1911 में खोला गया। अगले हैं आपके कालीघाट के पटचित्र। इनके अंतर्गत कलकत्ता का कालीघाट पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता एक विशेष स्थान है जो कालीघाट के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता नगर की स्थापना जाव चारनाक ने की थी। मैं फिर से दोहराती हूँ, कलकत्ता नगर की स्थापना जाव चारनाक ने की थी। कलकत्ता शहर बसने के बाद कुछ पटुआ कलाकार कालीघाट आ गए और चित्रण करने लगे। वे मूलतः ग्रामीण कलाकार थे।
कालीघाट में आकर उनकी पद्धत में परिवर्तन होने लगा। उन्हें शहरी लोगों के लिए चित्रांकन करना पड़ा। कालीघाट के पटचित्रों में व्यावसायिकता के साथ साथ शहरीपन भी आ गया। कलकत्ता के कालीघाट में काली मंदिर के निकट बिकने वाले चित्रों को कालीघाट पटचित्र कहा गया। इन चित्रों को प्रायः दर्शनार्थी या भक्तजन खरीद कर ले जाते थे। कालीघाट के पटचित्रों को बाजार चित्र शैली या फिरका शैली आदि नामों से भी जाना जाता है। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कालीघाट के पटचित्रों को बाजार चित्र शैली नाम दिया है। अगला आता है बंगाल का पटुआ कला। ये पटचित्र बंगाल के लोक कला के अंतर्गत आते हैं। बंगाल के पटचित्रों का संबंध प्रतिदिन के प्रयोग से रहा है, जिसे पटुआ कला के नाम से भी जाना जाता है। विशुद्ध पटुआ कला अत्यंत प्राचीन है। पटुआ कला के केंद्र बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, बेदनीपुर आदि हैं। पटुआ कला काल मूलतः ग्रामीण कलाकार थे, जिनके चित्रों का विषय दैनिक जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से है। बंगाल के पटुआ कलाकार टेम्परा माध्यम से चित्र बनाते थे। टेम्परा में पायस के रूप में गोंद या अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था। बंगाल के पटुआ कलाकार गहरे एवं भड़कीले रंगों का प्रयोग करते थे। पटुआ कला ने अपने मिथक विश्वासों को सरल रूप में प्रस्तुत किया है। अगला हम स्थानीय शैलियों के बारे में बात करते हैं। वर्तमान की या आधुनिक चित्रकला की स्थानीय शैलियों के बारे में। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव बढ़ने के कारण भारत की परंपरागत कला शैली, जिनके कारण राजा स्तर के पलने वाले चित्रकार जीविका हेतु अनेक क्षेत्रों में पलायन किए। 19वीं सदी में भारतवर्ष के कई स्थानों पर की कला शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें आधुनिक कला को किसी न किसी रूप से प्रभावित किया था। ये हैं बंगाल के पटुआ चित्र, कालीघाट के पटचित्र, उड़ीसा के पटचित्र या नाथद्वार के पटचित्र, मैसूर चित्रकला शैली, नाथद्वार के पटचित्र, तंजौर कला शैली आदि। अगला है आपके उड़ीसा के पटचित्र। उपर्युक्त का वर्णन है आपका, जैसे कालीघाट और पटुआ के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। उड़ीसा के पटचित्र हैं। उड़ीसा के पटचित्रों का समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। उड़ीसा के पटचित्रों पर मुगल, दक्षिण भारतीय, विजयनगर और ब्रज शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुगल शैली का रेखांकन, दक्षिणी शैली का अलंकारिता, ब्रज शैली की अंतराल व्यवस्था, विजयनगर शैली से आकृति विधान ग्रहण किया गया है। विशाल पैमाने पर बनाए जाने वाले इस शैली के चित्र प्रायः टाट या कपड़े पर बनते थे। आगे चलकर इन शैली पर कालीघाट के पटचित्रों तथा कंपनी शैली का भी कुछ हद तक प्रभाव दिखाई देता है। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे में उड़ीसा के पटचित्रों का विषय राधा कृष्ण रहा है। चित्रों की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्यों का भी बहुलता के साथ अंकन किया गया है। इस शैली के अंतर्गत कालीघाट के प्रमुख चित्र जैसे श्रेष्ठ चित्र संगीत का अभ्यास करती महिला, बंगाली बाबू की वैश्यावृत्ति, रामकृष्ण, महाभारत, काली, शक्ति देवी के विद्रूप, पति पत्नी का मनमुटाव, पान चबाते हुए, मदिरापान करते हुए, कामुक दृश्य, हास्य व्यंग दृश्य या हास्य व्यंग चित्र, मछली पकड़ते हुए चित्र, बंगाली युवतियों का श्रृंगार आदि हैं। अगला है आपका 1971 ईस्वी में कालीघाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.जी. आर्चर है। कालीघाट के पटचित्रों का माध्यम कपड़े पर टेम्पराबंद के चित्र से था। कालीघाट के कलाकार चटक रंगों का प्रयोग करता था। कालीघाट चित्रण के अंतिम समय में तेल रंग का प्रयोग किया गया। कालीघाट चित्र को पटुआ कलाकार कहते हैं। कालीघाट पटचित्रों का विषय धार्मिक और सामाजिक विषय था। कालीघाट शैली के चित्र मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनाए गए। चित्रों का निर्माण ज़्यादातर बाजार बिक्री को ध्यान में रखकर किया जाता था। कालीघाट के अतिरिक्त हुगली, मिदनापुर, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर इस शैली के केंद्र बने। कालीघाट के प्रमुख कलाकार हैं आपके
एनसी घोष, केसी घोष, नीलमणिदास, बैरागी आदि। हम फिर से पढ़ते हैं। एनसी घोष आपके पहले हैं एनसी घोष, दूसरे हैं केसी घोष, तीसरे हैं नीलमणिदास, चौथे हैं आपके बैरागी दास आदि। चित्र प्रायः जगन्नाथपुरी में आने वाले तीर्थ यात्री एवं पर्यटक खरीद कर ले जाते थे। इस शैली की मुख्य विशेषता है वृक्षों की ललताओं के सामने या समान अंकन। नाथ द्वार के पटचित्रों में 1969 औरंगजेब की असुर नीति के कारण गोवर्धन पर्वत पर स्थित वल्लभ संप्रदाय वालों के प्रमुख मंदिर श्रीनाथ जी के पुजारी गोस्वामी दामोदर जी तथा उनके चाचा गोविंद जी 30 जनवरी 1969 को श्रीनाथ की मूर्ति लेकर निकल गए। श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के इस मूर्ति को शहर स्वीकार किया और 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सीहर नामक गांव में भव्य आयोजन के साथ इस मूर्ति की स्थापना की। तभी से इस गांव का नाम नाथ द्वार पड़ गया। नाथ द्वार मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। 17वीं शताब्दी में विकसित हुई नाथ शैली की मुख्य विशेषता पटचित्रों के रूप में पिछवाई है, जो इस शैली की मौलिक विशेषता है। श्रीनाथ, जिन्हें हम कृष्ण जी भी कहते हैं, की मूर्ति के पीछे जो चित्र लगाया जाता है उसे पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 से 25 फीट होती है। इस चंपरा विधि से राजस्थानी कला की परंपरा में ही चित्रण किया जाता है। नाथ द्वार के पटचित्रों का मुख्य विषय कृष्ण लीला, श्रीनाथ जी के उत्सवों की झांकी थी। आज के पटचित्र चंपरा विधि के साथ तेलंगों से भी बनते हैं। इनमें मेवाड़ शैली के अतिरिक्त किशनगढ़, जयपुर तथा मुगल शैलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। नाथ द्वार की शैली से मिलते जुलते अनेक चित्र मथुरा तथा वृंदावन के बाजारों में बनते और बिकते हैं। प्रमुख चित्रकार थे आपके नाथ के दौर के चित्रों के खुदीराम, घाशीराम, तुलसी, हीरालाल, उदयराम, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मीलाल, भंवरलाल, शंकरलाल आदि। महिला चित्रकारों के अंतर्गत हम आते हैं तो महिला चित्रकार जो है कमला, इलायची आदि होती हैं। कमला इलायची में तंजौर शैली, तंजौर के पटचित्र आदि के बारे में पढ़ते हैं। तंजौर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तंजौर चित्रकला का समय 18वीं शताब्दी से 1855 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली के ज़्यादातर चित्र लकड़ी के फलकों, कटहल जैसे, साथ ही शीशे पर बनाए गए हैं। तंजौर ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है। कांच पर चित्रकारी अपारदर्शी रंगों से किया जाता था। यहाँ की कला में चित्रकला के साथ शिल्प कला का समन्वय है। तंजौर चित्रकला की शुरुआत राजा सरभोजी के समय से माना जाता है। इनके समय में आश्रय की तलाश में बहुत से राजस्थानी चित्रकार आए। राजा शिवाजी के समय 1833-1850 चित्रकारों की संख्या में वृद्धि हुई। उस समय 33 चित्रकार थे जिन्होंने काष्ठ फलक और हाथी दांत पर बहुत से चित्र बनाए। इसके बाद राजकीय संरक्षण के अभाव में इस शैली का पतन हो गया। तंजौर शैली के चित्रों में बहुमूल्य धातुओं, हीरे, सोने, जवाहरात आदि का प्रयोग किया गया। तंजौर शैली के चित्रों का विषय शिव, विष्णु एवं कृष्ण का चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। चित्रों को बनाने में शुद्ध एवं सपाट रंगों के साथ पृष्ठभूमि सदैव हरी व लाल बनाई जाती थी। आकृतियों का रेखांकन सुनहरे व गहरे लाल रंग से हुआ है और सजावट के लिए कांच के टुकड़े चिपकाए गए। मक्खन के लिए श्री कृष्ण इस शैली का उत्तम चित्र माना जाता है। तंजौर के चित्र आज भी तंजौर के राजमहलों में देखने को मिलते हैं। तंजौर शैली का प्रमुख चित्रकार हैं सी कोडिया राजू। कांच पर चित्रण। कांच पर चित्रण करना चीन की मुख्य कला है। भारत में कांच चित्रण की शुरुआत तंजौर, दक्षिण भारत में हुई। इसके साथ अन्य केंद्र मैसूर तथा कालीघाट भी हैं। कांच पर चित्र देवी देवता, राज दरबार, गणिकाओं से संबंधित
बनाए जाते थे। मैसूर चित्र शैली आती है। मैसूर चित्र शैली में मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। एंड मैसूर चित्र शैली पर विजयनगर के शासकों का संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर के शासक कृष्णराज ओदियार ने मैसूर चित्र शैली को संरक्षण प्रदान किया। शैली दरबार कला से संबंधित थी। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। यह राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, जिसकी राजधानी हम्पी थी। हरिहर बुक्का जिसकी राजधानी हम्पी थी। हरिहर बुक्का गुरु विद्यारण्य थे। विजयनगर का सबसे प्रभावशाली शासक जो थे वो कृष्णदेवराय थे, जो मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। इनकी पुस्तक अमुक्तमाल्य तेलुगु भाषा में है। इनके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवि रहा करते थे। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं बिच्छा स्वामी का मंदिर, हजारा राम मंदिर। विजयनगर के लेपाक्षी मंदिर में चित्रकला का प्रमाण मिलता है। अगला है आपका भारत में विदेशी चित्रकार। आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास के प्रारंभिक दौर में उन विदेशी चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिन्होंने यूरोपीय प्रधानता ब्रिटिश कला शैली के प्रति भारतीय जनमानस में कला प्रेमियों में अधिकाधिक रुचि उत्पन्न कर दी थी। ईसाई धर्म के प्रचारकों के रूप में ईसा के शिष्य संत लूका द्वारा रचित चित्र उनके दूसरे शिष्य संत टॉमस भारत लाए थे। भारत में सीरियाई चर्च आगमन मध्यकाल में हुआ, जबकि भारत में ब्रिटिश चित्रकारों का आगमन मध्य 18वीं सदी में हुआ। इन समस्त चित्रकारों का युग 1760 से 1900 ईस्वी तक रहा। भारत आने वाले प्रथम विदेशी चित्रकार किल्ली कैटल थे। 1769 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चित्र के लिए 21,000 रुपये। चित्रकार आर्थर विलियम डेविस, या कह सकते हैं ब्रिटिश चित्रकार आर्थर विलियम डेविस 1785 को प्राप्त किए। चित्रकार विलियम होजेस को भारत में संरक्षण वायसराय वारेन हेस्टिंग्स ने दिया। पंजाब के रणजीत सिंह की छवि बनाने का अवसर सर्वप्रथम ब्रिटिश चित्रकार मिस एमिली ईडन को मिला। चित्रकार डेनियल भारत में 1785 ईस्वी से 1794 ईस्वी के मध्य तक रहे। इन्होंने कलकत्ता के शहरी दृश्य, ग्रामीण दृश्य, धार्मिक उत्सव, नदियाँ, झरने तथा प्राचीन इमारत के चित्र बनाए। चित्र का माध्यम जो था वो जल रंग था। श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया। ताजमहल का चित्रण, कन्याकुमारी के सागरीय दृश्य, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर गोपुरम गुफाओं का चित्रण किया। 1837 भतीजे विलियम डेनियल की मृत्यु हुई। 1840 ईस्वी में चाचा टॉमस डेनियल की मृत्यु। डेनियल दृश्य चित्रण में अविस्मरणीय कार्य किया। अगोस्तो सोप्ट 1809 से 1880 ईस्वी हंगेरियन चित्रकार थे। वे पेस्ट नामक नगर जिस गली में रहते थे वह आज भी चित्रकार की गली कहलाती है। उसकी घर 7 उल्लू के घर के नाम से मशहूर था। चित्रकार सोप्ट लाहौर दरबार में 1841 में आए। वे महाराज शेर सिंह और लाहौर दरबार का चित्र बनाया। लाहौर दरबार का चित्र महाराजा रणजीत सिंह के समय बनाया गया। महाराजा कोहनूर का मुकुट
पहने थे। 1841 में अमृतसर नगर का चित्रण किया। लाहौर में सोख दिल्ली आए और मुगल शासक बहादुर शाह जफर का चित्र बनाया। सोख का 1880 ईस्वी में 71 वर्ष की आयु में लंदन में एक पागल खाने में उनकी मृत्यु हो गई। कंपनी शैली या पतना शैली। औरंगजेब समय से ही मुगल दरबार से भागकर आए चित्रकार भारत के अनेक स्थानों पर बसे, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा पटना के अजीमाबाद, और अंग्रेजों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहे। मुर्शिदाबाद के पटना अंग्रेजी सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बंगाल के नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया और ये कलाकार पटना आ गए, जहां उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। ये कलाकार भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। ये चित्र जल रंग या चंपा पद्धति से बनाए जाते थे। चित्र लघु आकार के होते थे। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता था। 1890 ईस्वी के आसपास एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे हम कंपनी शैली भी कहते हैं। इस शैली की प्रमुख केंद्र पटना था, इसलिए इसे पटना शैली के नाम से भी संबोधित किया गया। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ यह शैली अन्य क्षेत्रों में पहुंच गई, जैसे लाहौर, पंजाब, दिल्ली, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पूना, तंजौर आदि। 1841 ईस्वी में पीसी मानक ने कंपनी शैली के चित्रों की खोज की। 1843 ईस्वी में पीसी नामक कंपनी शैली के अंतर्गत शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा गया। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में अस्तित्वमान रही कंपनी शैली मुगल भारतीय विकसित हुई। चित्रों को बनाने के लिए अभ्रक के पत्तों, हाथीदांत के फलकों, कासफलकों और कागज का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में नेपाल में मंगवाए गए वसली कागज पर चित्र बनाए गए, किंतु बाद में विलायती इंग्लैंड कागज का प्रयोग होने लगा। विदेशी कागज पर जल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। परवर्ती चित्रों में तेल रंग का भी प्रयोग होने लगा। जल रंगों, तेल रंगों की शैली अंग्रेजी शैली है। कंपनी शैली के चित्र पोस्ट कार्ड आकार और चित्रों के अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। आकृतियां ज्यादातर 1.5 चस्म की बनाई गई। चित्रों का आकार सामान्यतः 8 से 6 इंच के आकार के कागज पर होता था। बड़े चित्र 22 से 16 इंच के क्षेत्र के होते थे। कंपनी शैली के चित्रों को बनाने की प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता था। इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधी कूची द्वारा रंग भरा जाता था। चित्रों में गहराई उभार दिखाने के लिए मुगल तरीकों से पर्दास का प्रयोग किया जाता था। 1857 के बाद पर्दास दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया तथा रंग को पानी पर तेल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया गया। कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। अंग्रेज फिरका चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड में भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली यथार्थवादी और वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव थी। कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट श्रृंखला को फिरका एल्बम कहा जाता था। कंपनी शैली के चित्रों का विषय तत्कालीन मांग के अनुरूप था तथा भारत जीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। राय कृष्णदास ने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया। पटना शहर की स्थापना उदयन ने किया। मैगजीन्स अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा नगर कहा। प्रमुख चित्रकार थे आपके पटना के सेवक राम, लासलाल, झुमकलाल, फकीर चंद्र, टुन्नलाल, शिवदयाल, मुकुंदलाल, गोपाल, शिवलाल, लालचंद्र, गोपाल चंद्र, ईश्वरी प्रसाद, केहर सिंह, लल्लू राम, जयराम। महिला चित्रकारों में दक्षा बीबी, सोना कुमारी। 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने पटना शैली में सर्वप्रथम शिवलाल के चित्रों को खोजा। पटना शैली का प्रारंभ
प्रमुख चित्रकार सेवक राम थे। सेवक राम मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे, जो बाद में आकर पटना भी बस गए। सेवक राम व्यक्ति चित्रों के प्रमुख चित्रकार थे। सेवक राम ने गवर्नर जनरल मिंटो हेतु अनेक चित्र बनाए, जैसे दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, छठी पूजा, बिहार के सोनपुर का दृश्य, झूला आदि के दृश्य। कंपनी शैली में दक्षा बीबी और सोना कुमारी सिद्धहस्त जापानी मोर कंपनी शैली का प्रमुख चित्र है। हुलासलाल बनारस के रहने वाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी करते थे। हुलासलाल बांकीपुर में प्रेस लगाया था। लालचंद्र व गोपाल चंद्र को बनारस के राजा श्री नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था। ये व्यक्ति चित्रण में माहिर थे। इनके गुरु दल्ली राम थे। केहर सिंह पंजाब के रहने वाले थे। ये गाय के भिखारियों, सपेरों, ज्योतिष पारंपरिक थे। मुस्लिम निकाहों के चित्रण में शिवकृति, होली और दीपावली के चित्रण में गोपाल लाल सिद्धहस्त थे। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार श्री प्रसाद थे। अगले में हम आधुनिक भारत में कला शिक्षा का क्रमिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। 1850 ईस्वी के दशक में ब्रिटिश शासकों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कला प्रेमियों व कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इनके परिणामस्वरूप सर्वप्रथम 3 प्रेसिडेंसी में कला विद्यालय की स्थापना की गई, जो मुख्यतः निम्नलिखित हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 ईस्वी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1854 ईस्वी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1857 ईस्वी में। ये विद्यालय निजी संस्थानों द्वारा प्रारंभ किए गए थे, जो बाद में प्रांतीय प्रेसिडेंसी द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। इन विद्यालयों में ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की कला शैली का अनुसरण किया गया। इन विद्यालयों के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कला संस्थान खोले गए। पहला आता है आपका मद्रास कला विद्यालय, जो 1850 ईस्वी में स्थापना हुई। इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ चेन्नई भी कहा गया। इस विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री आर्ट से नाम से किया था। 1852 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी ने इसे अपने अधीन कर लिया और नाम दिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स। 1961 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट नाम दिया था। विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य E.V. हैवेल 1884 से 1896 ईस्वी तक रहे। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य D.P. राय चौधरी 1929 से 1958 ईस्वी तक रहे। मद्रास कला विद्यालय में KCS पन्नीकर 1957 ईस्वी में प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। कलकत्ता कला विद्यालय, जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में होती है। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी द्वारा की गई। 1864 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स नाम क्राफ्ट से परिवर्तित कर दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1876 ईस्वी में यहाँ पर काली दरगाह की स्थापना करवाई और इसका संचालन स्थानीय शासन के अधीन कर दिया। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य H.L. लूसे थे। अगले हैं आपके 1896 ईस्वी में E.V. हैवेल, जो मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य थे। इन्हें कलकत्ता कला विद्यालय का प्राचार्य 1896 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक बनाया गया। E.V. हैवेल ने अवनी बाबू को, जिनका पूरा नाम अवनीनाथ टैगोर, को कलकत्ता कला विद्यालय में अपने सहयोगी के रूप में आमंत्रित किया और उप प्रधानाचार्य 1898 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक नियुक्त किया। अवनी बाबू 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी के मध्य कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। E.V. हैवेल और अवनी बाबू के व्यक्तित्व और प्रयासों से कलकत्ता कला विद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा और भारत की परंपरागत कला को स्थगित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु अवनी बाबू के पश्चात पर्सी ब्राउन के प्रधानाचार्य बनने से पुनः रॉयल एकेडमी आर्ट ऑफ लंदन के पाठ्यक्रमों को समाहित किया गया। बम्बई कला विद्यालय 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। स्थापना में एल्फिंस्टन
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री नाम से विलियम जेरी ने किया। 1878 ईस्वी में वर्तमान स्थान पर इनको स्थानांतरित कर इसका नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। 1890 ईस्वी में इसे बम्बई सरकार के अधीन कर दिया गया। 1914 ईस्वी में आर्किटेक्चर भवन निर्माण कोर्स को पृथक मान्यता प्रदान की गई। 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिचार्ड ने वेलसाइड बाथरूम को सम्मानित किया और 1958 ईस्वी में स्वतंत्र जे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट अप्लाइड आर्ट नाम से स्वतंत्र संस्था का रूप धारण किया। बम्बई कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य लॉकवुड किपलिंग थे। अन्य प्रधानाचार्य सिसिल बर्न, ग्लेडस्टोन, चार्ल्स जेराल्ड थे। जयपुर कला विद्यालय 1857 ईस्वी में, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर कहा जाता है, जयपुर के राजा सवाई सिंह द्वितीय 1835 ईस्वी से 1900 ईस्वी ने 1857 ईस्वी मदरसा ए हुनरी नामक कला विद्यालय की स्थापना सिटी पैलेस के बादल महल में की। जयपुर कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य डी.एस. वैलेंटाइन थे। 1866 ईस्वी में वर्तमान में भवन में स्थानांतरित हुआ। यह विद्यालय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना गया। जयपुर आर्ट स्कूल के अन्य प्रधानाचार्य असित कुमार हल्दर 1924, सलेरनाथ जे थे। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर 1857 ईस्वी। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर की स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ। इस विद्यालय का आरंभ अलंकारिक एवं उपयोगी कलाओं की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक बीसी सान्याल यहाँ पर उप प्रधानाचार्य रहे। सान्याल में 1936 में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की। अवनी बाबू के शिष्य समनेंद्र नाथ गुप्त के प्रधानाचार्य बनने से यहाँ बंगाल शैली का प्रभाव पड़ा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ, लखनऊ कला विद्यालय 1911 में स्थापना होती है। सन 1911 ईस्वी में कला में तथा शिल्प विद्यालय की स्थापना की गई। प्रथम प्रिंसिपल के रूप में एक अंग्रेज श्री नेट हार्ड 1911 ईस्वी 1925 ईस्वी की नियुक्ति की गई। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य असित कुमार हल्दर 1925 से 1945 ईस्वी थे, जिन्होंने यहाँ पर वॉश पद्धति चित्रण की शुरुआत की। 1856 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर प्राचार्य बने। इनके समय में पाठ्यक्रम की नवीन रूपरेखा तैयार हुई। 3 नए पाठ्यक्रम सेरामिक, प्रिंट मेकिंग, हैंड क्राफ्ट सम्मिलित किए गए। लखनऊ कला तथा शिल्प विद्यालय के प्रथम छात्र ललित मोहन सेन थे। 1973 ईस्वी में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया। शांति निकेतन कला भवन विश्व भारती पश्चिमी बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना 1860 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बीरभूम बंगाल में किया। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया। शांति निकेतन में 1919 में कला भवन नाम से आर्ट स्कूल रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया और नंदलाल बोस को इनका प्रथम अधीक्षक बनाया गया। 1921 ईस्वी में यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम विश्वविद्यालय है जिसमें ललित कला का संकाय प्रारंभ हुआ। यहाँ के कला भवन में पृथक पुस्तकालय या म्यूजियम भी है। म्यूजियम का नाम नंदन म्यूजियम है, जो नंदन नाम जर्नल भी प्रकाशित करता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर, इस विद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1904 से 5 ईस्वी में पहली बार यहाँ के एक हाई स्कूल में कला शिक्षा प्रारंभ हुई। 1927 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट नाम से स्वतंत्र कला विद्यालय बना। दंत्रात्रेय दामोदर देवकी देवला अलीगढ़ ने यहाँ पर संपूर्ण जीवन कला शिक्षण व सृजन को समर्पित किया। ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस उत्तर प्रदेश में कला शिक्षण के 2 प्रसिद्ध केंद्र लखनऊ और बनारस हैं।
विद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना 1950 और जन सामान्य में कला के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य डॉक्टर राय कृष्ण दास ने किया। प्रारंभ में JL अहिवासी चित्रकला में और कृष्णन ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण का कार्य किया। डीन के रूप में KS कुलकर्णी ने यहाँ पर कला के विकास में प्रमुख योगदान दिया। यहाँ पर भी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना हो चुकी थी। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। वनस्थली के विद्यापीठ में प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा ने 1937 ईस्वी में चित्रकला विभाग की स्थापना की। संभवतः यह भारत का एकमात्र संस्थान है जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीक, आरआईएस तथा इटालियन तकनीक में व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। वर्तमान में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता। इस विश्वविद्यालय में दृश्य कला संकाय की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। संस्थापक डीन प्रोफेसर सोम और उप कुलपति डॉक्टर रामा चौधरी थे। स्पष्टीकरण स्वतंत्रता पूर्व कला शिक्षा मात्र कला विद्यालय तक सीमित थी, जहाँ कला में डिप्लोमा दिया जाता था। 1850 ईस्वी में दशक में कला शिक्षा हेतु अग्रिम पंक्ति के केंद्र स्थापित हुए। भारत में 1944 ईस्वी में सर्वप्रथम आगरा विद्यालय में डिग्री स्तर पर यह कोर्स आरंभ किया गया। यद्यपि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में संगीत व कला चित्रकला विषय नियमित पाठ्यक्रम के रूप में डिप्लोमा स्तर पर सम्मिलित कर फाइन आर्ट विभाग शुरू किया जा चुका था। कालांतर में कला शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुए। देश विभाजन के तुरंत पश्चात व्यावसायिक कला की शिक्षा की बढ़ती मांगों को पूरा करने का कार्य 3 संस्थानों ने किया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ और कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, ललित कला संकाय बड़ोदरा आदि ने किया।